हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टीची एग्री। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आईपीआर, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फ्रेंड्स, आईपीआर एक ऐसा टॉपिक है जो हर फील्ड में पढ़ा जाता है, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कॉमर्स हो या फिर एग्रीकल्चर हो। आज हम पढ़ेंगे कि आईपीआर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी क्या मेरिट्स है, इसकी क्या डीमेरिट्स है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। आईपीआर में आने वाले सभी राइट्स जैसे ट्रेड सीक्रेट, पेटेंट, कॉपीराइट, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन, जीआई दैट इज़ जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये सभी राइट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हम सबसे पहले देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हम जानते हैं दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, घर, ज़मीन, जायदाद, जेवर। उसी तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या होता है, किसी का आइडिया, कोई डिज़ाइन, कोई नया इन्वेंशन या किसी के द्वारा लिखा गया कोई मैन्यूस्क्रिप्ट जिसका कोई यूज़फुल एप्लीकेशन हो या फिर उसका कोई यूज़फुल प्रोडक्ट हो, ठीक है, उसे कहते हैं हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उसके बाद देखिए, जैसे हम हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि कोई उसका गलत यूज़ ना करे, वैसे ही हमें हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है कि कोई हमारी प्रॉपर्टी का कोई गलत यूज़ ना करे, कोई दूसरा उससे इकोनॉमिक बेनिफिट ना ले पाए, इसलिए हम अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। इस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइट्स बने हैं उसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, राइट ऑफ एन इन्वेंटर टू डिराइव इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दीज राइट्स इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो अभी हमने देखा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है और उसके राइट्स क्या होते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के। सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि ये किसी भी इंस्टीट्यूशन का परफॉर्मेंस लेवल बढ़ाता है। उसके बाद आता है कि हम जिसकी भी क्रिएटिविटी होती है उसको फाइनेंशियली बेनिफिट होता है, उसकी फाइनेंशियली हेल्प होती है और उसको रिकॉग्निशन मिलता है कि हाँ, ये आपके द्वारा किया गया है, तो उसकी रिकॉग्निशन बढ़ती है। थर्ड पॉइंट है कि ये रिसर्चर्स के बीच में कंपटीशन बढ़ाता है, तो जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ रिसर्च बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है टू हैव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च। उसके बाद आता है टू फैशन द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर थ्रू लाइसेंसिंग एंड अदर मीन्स। एंड द लास्ट वन इज सोसाइटी बेनिफिट्स इन द लॉन्ग टर्म बिकॉज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एनकरेजेस क्रिएशन एंड इन्वेंशन विच बिकेम अवेलेबल टू द सोसाइटी एट द अर्लीस्ट, ठीक है। तो ये हमने देखा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या आईपीआर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, उसकी हिस्ट्री क्या है और इंडिया में उसकी हिस्ट्री क्या है, इंडिया में उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखिए, सबसे पहले राइट आया था 1474 में वेनिस में, विच गेव मोनोपोली राइट्स टू आर्टिसंस फॉर देयर इन्वेंशंस। ये स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ आईपीआर का कब आया था, तो वह आया था 1474 में, वो वेनिस में आया था। अब हम देखते हैं लेजिस्लेशंस कवरिंग आईपीआर इन इंडिया। इंडिया में इसकी क्या क्या लेजिस्लेशंस है, तो सबसे पहले आता है पेटेंट। देखिए, जो भी लॉ है उसके हमें ईयर तो हमें लर्न करना ही है कि वो लॉ कब आया था, साथ में हमें उसके अमेंडमेंट एक्ट भी लर्न करना है, क्योंकि बहुत बार जेआरएफ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसके अमेंडमेंट एक्ट पर क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले पेटेंट एक्ट आया था 1970 में और उसके बाद उसका अमेंडमेंट एक्ट आया था 1999 में एंड 2002 में। उसके बाद वो इंडिया में फोर्स में आया था 20 में 2003। उसके बाद आता है डिज़ाइन। देखिए, डिज़ाइन जो अर्लियर डिज़ाइन एक्ट आया था 1911 में, उसके बाद जो न्यू डिज़ाइन एक्ट आया था वो आया था 2000 में। उसके बाद आता है ट्रेडमार्क। देखिए, ट्रेडमार्क मर्चेंडाइज एक्ट आया था 1958 में और न्यू ट्रेडमार्क एक्ट आया है 1999 में। उसके बाद है कॉपीराइट।
तो कॉपीराइट एक्ट आया था 1957 में, उसके अमेंडमेंट्स आए थे 1983, 1984, 1992, 1994 एंड 1999, और कॉपीराइट रूल आया था 1958 में। एक्ट की बात करें तो वो 1957 में आया है, अमेंडमेंट की बात करें तो 83, 84, 92, 94 एंड 99 में आया है। और अगर उसकी रूल की बात करें कि रूल कब आया है, तो रूल आया है 1958 में। ठीक है, ये हमने बात करी कॉपीराइट की। इसमें से अगर जेआरएफ के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट और क्या क्या लेजिस्लेशन है। तो इसमें है लेआउट डिज़ाइंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1999 में। ये जेआरएफ में पूछा गया क्वेश्चन है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट कब आया था। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001, PPVFR 2001। देखिए कई बार ऐसा होता है कि फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। PPVFR और जोग्राफिकल इंडिकेशन से भी जेआरएफ में क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे भी ध्यान से देखिए। तो ये अभी हमने बात करी कि कौन कौन से लेजिस्लेशंस आए थे, कब आए थे और उसके क्या अमेंडमेंट रहे थे। अब हम सभी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट का मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम नाम से जाने तो ट्रेड सीक्रेट का मतलब हो रहा है कि हमारे पास हमारी जो भी हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, हम उसको नहीं बताते हैं कि हमने वो चीज़ किससे बनाई, हम उसको सीक्रेट रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं ट्रेड सीक्रेट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है द बेस्ट गार्डेड सीक्रेट ऑफ द मॉडर्न टाइम कंसर्न द फॉर्मुलेशन ऑफ कोका कोला। कोका कोला ने अभी तक अपने फॉर्मुलेशन को डिस्क्लोज नहीं करा है, उसने अपने इंग्रेडिएंट्स को सीक्रेट रखा है, इसलिए इसे कहा जाता है ट्रेड सीक्रेट। अगर हम बायोटेक्नोलॉजिकल मटेरियल में देखें तो ट्रेड सीक्रेट हमें किस चीज़ में मिलता है, सेल लाइन्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रेन्स एंड प्रोडक्शन प्रोसेस में। अब ट्रेड सीक्रेट तो अभी हमने देखा कि क्या होता है कि किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज नहीं करना। अब हम देखते हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस है और इसकी क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहला एडवांटेजेस तो हम जानते हैं कि ये अनलिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होता है, हमें इसके लिए कोई प्रॉपर टाइम नहीं होता है कि इसे सिर्फ 10 साल या 20 साल, ये अनलिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होता है। उसके बाद इसमें जो हमें कॉस्ट ऑफ फाइलिंग लगती है बार बार, जैसे अगर हम पेटेंट करवाते हैं तो हमें हर 10 साल में रिन्यू करना पड़ता है, ट्रेड सीक्रेट में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती है। इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि जो हमारी प्रोडक्ट है या जो हमारी कोई भी प्रोसेस है उसको कोई इम्प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि हमने हमारी जितनी भी प्रोसेस है या जो भी इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमने उसे डिस्क्लोज नहीं करा है, तो इसको कोई इम्प्रूव नहीं कर सकता। तो ये हमने देखे कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले इसका है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि जैसे ये अनलिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होता है। अब अगर आप सोचें कि कोका कोला कंपनी में कोई पर्सन जॉब कर रहा है, उसके बाद वो एक टाइम बाद निकाला जाएगा, तो वो हो सकता है कि अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दे, तो इसलिए ये बहुत कॉस्टली अफेयर होता है। उसके बाद इट ऑफर्स नो प्रोटेक्शन फ्रॉम इंडिपेंडेंट इनोवेशन एंड इन्वेंशन। Third one is non-disclosure of the invention. Innovation does not give others a chance to improve upon the original invention. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने हमारी कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करी है तो दूसरा उसके जैसे बना नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। उसके बाद इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू मैनी इन्वेंशन, एग्जाम्पल इक्विपमेंट डिज़ाइंस, प्लांट वेराइटीज़, बुक्स, इनके ऊपर ट्रेड सीक्रेट अप्लाई नहीं किया जाता। तो ये हमने देखा ट्रेड सीक्रेट क्या होते हैं। और बायोटेक्नोलॉजिकल मटेरियल्स में हम ट्रेड सीक्रेट में क्या ले सकते हैं, वो सेल लाइन्स हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रेन्स हो सकते हैं, या प्रोडक्शन प्रोसेस हो सकती है। और उसके बाद हमने देखा उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब हम देखते हैं पेटेंट कि क्या होता है पेटेंट। देखिए पेटेंट एक ऐसा राइट होता है जो गवर्नमेंट द्वारा ग्रांट किया जाता है किसी भी इन्वेंटर को, कि कोई भी आपकी चीज़ ना ही इमिटेट कर सकता है, ना मैन्युफैक्चर कर सकता है, ना ही यूज़ कर सकता है और ना ही सेल कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है पेटेंट कि अगर आपने बनाया है तो वो उसको आप ही इमिटेट कर सकते हो, आप ही उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो, आप उसको यूज़ भी कर सकते हो और आप ही सेल कर सकते हो, आपके अलावा से और
कोई नहीं कर सकता है। अब पेटेंट आर ग्रांटेड फॉर किस किस चीज़ों के लिए पेटेंट ग्रांट किया जाता है? तो सबसे कोई इन्वेंशन हो, कोई इनोवेशन हो या इम्प्रूवमेंट की, अगर आप कोई वैरायटी है अगर उसको ही इम्प्रूव किया गया है और दूसरी वैरायटी बनाई गई है तो इस वैरायटी के लिए भी पेटेंट दिया जा सकता है। थर्ड इज प्रोसेस प्रोडक्ट ऑफ एन इन्वेंशन, किसी भी इन्वेंशन की प्रोसेस या फिर उसका प्रोडक्ट। और लास्ट है अ कंसेप्ट। ठीक है, तो ये हमने देखा कि पेटेंट्स किसके लिए ग्रांटेड किया जाता है। अब हम देखते हैं कि पेटेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट होती है नोवेल्टी, कि अगर आप कुछ भी इन्वेंशन कर रहे हो तो वो न्यू होना चाहिए, वो ऑलरेडी से पहले नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है इन्वेंटिवनेस, द इन्वेंशन शुड नॉट बी ऑब्वियस टू अ पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट एंड शुड रिप्रेजेंट एन इनोवेशन। उसके बाद आता है थर्ड इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड यूजफुलनेस, कि अगर आपने कोई भी चीज़ को पेटेंट करवाया है, आपकी किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को पेटेंट करवाया है तो उसका कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए या फिर उसकी कुछ यूजफुलनेस होना चाहिए, अदरवाइज ऐसे पेटेंट नहीं मिलता। और फोर्थ वन इज़ पेटेंटेबिलिटी, कि अगर आप किसी भी चीज़ को पेटेंट करवा रहे हो तो वो उस लॉ के अंदर आना चाहिए, जो इंडियन पेटेंट एक्ट है उसके अंदर आना चाहिए। देखिए, जो इंडियन पेटेंट एक्ट है 1970 में आया था, वो कुछ फार्मास्यूटिकल, फूड एंड एग्रोकेमिकल जो होते हैं उनके लिए पेटेंट नहीं हुआ। बट जो 1999 में उसका अमेंडमेंट आया था उसमें क्या चेंजेस हुए थे कि 1999 के बाद फार्मास्यूटिकल्स, फूड्स एंड एग्रोकेमिकल्स को भी पेटेंट मिला गया, बट एक्सेप्ट स्पेसिफाई मेडिसिन ड्रग्स। ठीक है, अब हम देखते हैं द प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी पेटेंटेड। अभी तक तो हमने देखा किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ को हम पेटेंट करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज है जिसको हम पेटेंट नहीं करवा सकते। सिंपल, अ साइंटिफिक प्रिंसिपल और एन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी को हम पेटेंट नहीं कर सकते। अ डिस्कवरी ऑफ न्यू प्रॉपर्टी और न्यू यूज़ फॉर नोन सब्सटेंस, कि अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है उसको हम किसी दूसरी तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम पेटेंट नहीं करवा सकते। अ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की मेथड को हम पेटेंट नहीं करवा सकते। और लास्ट वन है इन्वेंशंस रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी आर नॉट पेटेंटेबल, जो भी एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड इन्वेंशंस है उसे हम पेटेंट नहीं करवा सकते। अब पेटेंट का मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। देखिए, बासमती राइस जो होती है वो मेनली कहाँ, इंडिया एंड पाकिस्तान में उसकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। बट यूएसए में राइस टेक्सास नाम की कंपनी ने बासमती राइस का अपना पेटेंट करवा लिया था। कब करवाया था? सितंबर 2, 1997 में। ठीक है, तो उसके बाद हमने, इंडिया ने इसे क्लेम किया कि नहीं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, यहाँ से उसकी स्टार्टिंग हुई है, ये यहाँ इंडिया उसका ओरिजिन है, तो आप इसको क्लेम नहीं कर सकते, आप उसको पेटेंट नहीं कर सकते। तो हमने उसे क्लेम किया था अप्रैल 28, 2000 में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि बासमती राइस का पेटेंट कौन सी कंपनी ने करवाया था, तो वो करवाया था राइस टेक्सास यूएसए में। सितंबर 2, 1997 में उसे पेटेंट करवाया गया था और उसके अगेंस्ट इंडिया ने अप्रैल 28, 2000 में उसे हमने क्लेम किया था। तो ये हमने देखी कि पेटेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक लास्ट रिक्वायरमेंट होती है उसकी disclosure. The inventor is required to describe his invention in sufficient detail so that a person of normal skill is able to reproduce it. देखिए, अगर हम कोई भी चीज़ कोई भी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को पेटेंट करवाना चाहते हैं तो उससे पहले हमें वो चीज़ वहाँ पर दिखाना पड़ती है, उसकी क्या यूज़फुल है, उसकी क्या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से। पेटेंट ऑफिस में हमें सब कुछ देना पड़ता है। और अगर हमारे पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रेन है तो उसका कल्चर भी हमें वहाँ पर रखना पड़ता है, ताकि अगर बाद में हमें कोई क्लेम करता है तो हम उसे बता सकें। ठीक है, ये होता है डिस्क्लोजर। तो अभी हमने देखा कि पेटेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। पेटेंट की रिक्वायरमेंट सबसे पहले आती है नोवेल्टी, उसके बाद उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, उसके बाद आता है पेटेंटेबिलिटी, उसके बाद आती है इन्वेंटिवनेस और लास्ट में आता है डिस्क्लोजर। तो ये बात करी हमने पेटेंट की। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, लिमिट ऑफ पेटेंट की। तो बेसिक लिमिट होती है लिमिटेशन ऑफ टाइम और लिमिटेशन ऑफ स्पेस। देखिए, टाइम की बात करें तो 15 से 20 साल के लिए हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे हमें पेटेंट दिया जाता है। और अगर लिमिटेशन ऑफ स्पेस की बात करें तो जिस भी कंट्री में हम पर्टिकुलरली अपना पेटेंट करवा रहे हैं तो वो सिर्फ उसी कंट्री के लिए वो पेटेंटेबल है, दूसरी कंट्री में वो पेटेंटेड
नहीं रहेगा। तो इट इज़ वैलिड ओनली इन द कंट्री ऑफ इट्स अवॉर्ड, नॉट इन द अदर कंट्रीज। तो ये इसकी दो बड़ी बड़ी लिमिटेशंस हैं। तो ये हमने देखा पेटेंट क्या होता है, पेटेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस चीज़ को पेटेंट ग्रांट किया जाता है, पेटेंट किस किस चीज़ को नहीं दिया जाता, और इसकी क्या लिमिटेशंस है। अब हम बात करते हैं कॉपीराइट की, कि कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट, देखिए कुछ कुछ ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती है जिसे हम पेटेंट करके प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम कॉपीराइट करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो है लिटरेरी, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क। ये जितने भी वर्क्स होते हैं, इसका हम आगे भी एग्जाम्पल देखेंगे, इन सभी वर्क को हम कॉपीराइट करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए कॉपीराइट का एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं हम लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस होता है कि कॉपीराइट में क्या होता है कि हम सिर्फ उसको रिप्रोड्यूस करने से बचा सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हम उसको सिर्फ कॉपी करने से बचा सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम उसके आइडिया और इन्फॉर्मेशन को बचा सकें, ठीक है। तो कॉपीराइट में कोई आपका आइडिया और इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकता है, बस इसमें हम अपनी चीज़ को, हम अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रिप्रोड्यूस करने से बचा सकते हैं। अब हम बायोटेक्नोलॉजी कॉपीराइट प्रोटेक्शन अवेलेबल होता है डीएनए सीक्वेंस के लिए, ठीक है। अब